आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। पेगासस जासूसी मामले को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने बड़ा बयान दिया है। नीतीश कुमार ने इस मसले पर जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि टेलीफोन टैपिंग पर बिल्कुल बात होनी चाहिए। नीतीश के इस बयान से विपक्ष को बल मिला, वहीं बीजेपी थोड़ी असहज हो सकती है। जो डिमांड कर रहा है, उस चर्चा की अनुमति दी जाए। यूं ही पिछले 2 हफ्ते से संसद के मॉनसून सत्र के दोनों सदनों में हंगामे की बारिश हो रही है, जिसकी वजह है पेगासस जासूसी मुद्दा, जिसको लेकर सरकार और विपक्ष के बीच गतिरोध बना हुआ है। शोर की वजह से संसद में सामान्य कामकाज नहीं हो पा रहा है। आप सब माननीय हो, देश की जनता ने आपको चुनकर भेजा है। मेरा आपसे आग्रह है कि लगातार 2 सप्ताह से सदन की कार्रवाई बाधित हो रही है। लेकिन सियासी गलियारों में इस मुद्दे को हवा तब मिल गई जब पेगासस जासूसी मामले को लेकर एनडीए के सहयोगी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस पूरे मुद्दे की जांच की मांग कर दी। पूरे तौर पर एक एक बात को देख करके उचित कदम उठाना चाहिए मेरी समझ से। लेकिन क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है ये पार्लियामेंट में कुछ लोग बोल रहे हैं और समाचार पत्रों में आ रहा है, तो उसी को देखते हैं हम लोग। लेकिन जो कुछ भी है उसके पूरे तौर पर जांच करके कि आखिर किसी को किस तरह से फ़ोन को लोग अपने ढंग से सुन रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, उस पर कब्जा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये तो पूरी बात आनी चाहिए। जब इतने दिनों से लगातार लोग बोल रहे हैं तो उसके बारे में निश्चित रूप से इस पर मेरी समझ से जाँच कर लेना चाहिए, ताकि जो भी सच्चाई हो सामने आ जाए। और कभी भी कोई किसी को डिस्टर्ब करने के लिए, परेशान करने के लिए कोई इस तरह का काम करता है तो ये नहीं होना चाहिए। नीतीश कुमार के इस बयान के बाद विपक्ष की बाँछें खिल उठी हैं, जबकि जासूसी कांड पर बीजेपी का स्टैंड बिल्कुल साफ है। वो इस मामले पर किसी तरह की जांच को तैयार नहीं है। पेगासस जो है एमनेस्टी इंटरनेशनल का षड्यंत्र है। एमनेस्टी इंटरनेशनल आतंकवादियों पर अगर कोई फौजी कार्रवाई या सैनिक कार्रवाई या पुलिसिया कार्रवाई होती थी, वो मानवाधिकार ले आता था। किसी डकैत पर, किसी चोर पर कुछ करता था, उसको भारत से खदेड़ा गया है, उसने अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र रचा है। पेगासस यही है। तो मुख्यमंत्री ने जो कहा है जांच के बाद, मुख्यमंत्री जी का अपना विचार हो। लगातार संसद में इस पर गतिरोध चल रहा है। कांग्रेस और अन्य कई दलों ने चर्चा की मांग की है। ये अच्छी बात है, अच्छे संकेत हैं कि एनडीए में रहते हुए नीतीश कुमार जी ने इस तरह की मांग की है। मैं उन्हें इसके लिए धन्यवाद देता हूं और उनसे ये अपेक्षा करता हूं कि वो अपने सांसदों को भी निर्देशित करें कि इस बात के लिए न सिर्फ बयान देकर रह जाएं, बल्कि संसद के अंदर और बाहर उस प्रोटेस्ट में वो शामिल हों। बीजेपी के गोद में बैठ करके बीजेपी से अलग लाइन ले करके आदरणीय नीतीश कुमार जी सिर्फ कहने से नहीं होगा, आपकी बात कितना बीजेपी केंद्र की सरकार आपको तवज्जो देती है, कितना बात मानती है, ये देखना होगा। दरअसल संसद का मॉनसून सत्र जब से शुरू हुआ है तब से पेगासस जासूसी मामले पर विपक्ष हमलावर है। विपक्ष के मुताबिक पेगासस जासूसी मामले में ये खुलासा हुआ है कि भारत के कई विपक्षी नेता, पत्रकार और दूसरी हस्तियों के फोन हैक किए गए हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज, रवि एस नारायण और शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। नीतीश कुमार ने एक बार फिर जातीय जनगणना पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि एक बार फिर जातीय जनगणना होने से स्थिति साफ हो गई और हर वर्ग के लिए योजनाएं बनाई जा सकेंगी। उन्होंने कहा कि इस बारे में विधानसभा से प्रस्ताव पारित हो चुका है, जिसका सभी ने समर्थन किया। गठबंधन सरकार चलाने में दिक्कत के पर सम्राट चौधरी के बयान पर सीएम ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है और सरकार अच्छी तरीके से चल रही है। नीतीश कुमार ने एक बार फिर कहा कि उनकी पीएम बनने की कोई इच्छा नहीं है। हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला से मुलाकात पर उन्होंने कहा कि इसका कोई राजनीतिक मतलब नहीं है। जो जातिगत जनगणना की बात की गई और 2019 में पास हुआ सर्वसम्मति से और विधानसभा में 2020 में भी हुआ, उस दिन 19 में तो विधानसभा विधान परिषद दोनों जगह हुआ, ये सब वहाँ भेजा गया और इसके बारे में हम लोग बातचीत करते रहे, ऐसा नहीं है। लेकिन इसके बारे में जो विपक्ष की तरफ से एक सुझाव आया कि सब लोगों को मिल करके माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलना चाहिए और ये कहना चाहिए, तो हमसे मिले। हमने कहा कि नहीं, ठीक है, ये सभी के हित में और जनगणना हो जाएगी। पहले हुआ करता था
अंग्रेजों का राज था तभी हुआ करता था, बाद में नहीं हुआ है। तो अगर एक बार भी कम से कम हो जाएगा तो अच्छी बात है ना, एक एक चीज की जानकारी मिलेगी और सबके हित में आप बेहतर काम कर सकते हैं। गठबंधन तो इतने दिनों से चल रहा है और गठबंधन कितना बढ़िया से एक दूसरे के साथ मिलके काम करता है, तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई बात है तो जरूर अपनी पार्टी के लोगों से बात करना चाहिए, कोई बात हो। नहीं सब छोड़िए। मुख्यमंत्री जी एक सवाल, अंतिम सवाल मुख्यमंत्री जी एक सवाल, ये जो कास्ट अरे अब हम तो हाँ। यहाँ की सेवा करते करते अब क्या अभी सब कोई हमारे मन में कोई आकांक्षा कोई इच्छा वगैरह नहीं। और जहाँ तक आप बात कर रहे हैं चौटाला साहब का, तो उनके प्रति तो हम लोगों के मन में आज से नहीं बहुत जमाने से सम्मान है ना। तो इसलिए सब लोग एक जमाने में दल में एक ही दल में रहे, फिर अलग अलग सब लोग हो गए वो अलग बात है, लेकिन जो एक रिश्ता है वो रिश्ता है। जातीय जनगणना की मांग को लेकर जेडीयू सांसदों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और ज्ञापन सौंपकर जाति आधारित जनगणना की मांग की। मुलाकात के बाद जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि बिहार विधानसभा ने सर्वसम्मति से 2 बार इसे लेकर प्रस्ताव पारित किया है, जिसका बीजेपी समेत सभी दलों ने समर्थन किया। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह को मेमोरेंडम भेज दिया गया, अब केंद्र सरकार को फैसला लेना है। और राज्यसभा दोनों के सांसद साथ थे और हम लोगों ने सभी के हस्ताक्षर से एक मेमोरेंडम उनको दिया है, जिसमें हम लोगों ने जाति आधारित जनगणना की मांग की है। आदरणीय गृह मंत्री जी ने कहा कि इस पर फिर चर्चा करेंगे। हमारी मांग जाति आधारित जनगणना की है, ताकि एक बार 1931 में जाति आधारित जनगणना, उसके बाद आज तक कोई जाति आधारित जनगणना नहीं हुई। आप जब किसी भी वर्ग के लिए कोई नीति बनाते हैं तो उसके लिए भी यह जानना जरूरी है कि किस वर्ग के लोग कितनी संख्या में हैं, तो इसलिए उसके लिए भी यह आवश्यक है। तो उन सारे तर्कों के साथ हम लोगों ने गृह मंत्री जी से आज बात की है और उन्होंने कहा है कि इस पर चर्चा करें। तो जातीय जनगणना पर विपक्ष के सुर में जेडीयू का सुर मिलने से विपक्षी खेमा उत्साहित है, जबकि बीजेपी इस मामले में नाप तोलकर बोल रही है। देखिए, हम तो चाहते हैं कि वो आए हमारे साथ, जो समीकरण है, जो समाज चाहता है, जनता आई है और मिलकर सरकार बनाते हैं और बिहार के विकास की नई ऊंचाई पर ले जाते हैं। कोई नीतीश कुमार जी का सरकार के स्तर पे प्रयास अभी भी पाल नहीं है। अगर होता तो बिहार विधानसभा के भीतर वो प्रस्ताव लाते और तब भारतीय जनता पार्टी का एक्शन क्या होता समझ में आता। लेकिन नीतीश जी अपना चेहरा बचाने के लिए वो हमारे प्रस्ताव के साथ हैं और मैं स्वागत करता हूं उनका। पूरे तौर पे समाज को एक बेहतर संतुलन की स्थिति में लाने के लिए ये जातीय जनगणना और उसके आधार पर आरक्षण और भी बहुत सारे जो विकास के काम हो सकते हैं, ये ज़रूरी है। और इस लिहाज से कोई भी वो उठा रहे हैं, हम उसको अच्छा समझते हैं। नहीं तो सियासत नहीं है, ये मुद्दा है। दिस इज नॉट सियासत। सियासत नहीं है ये, दिस इज नॉट सियासत, दिस इज सम मुद्दा। दिल्ली में लालू प्रसाद और मुलायम सिंह यादव की मुलाकात हुई। दोनों ने एक दूसरे के स्वास्थ्य का हाल जाना और यूपी चुनाव को लेकर चर्चा की। राजनीति में लालू की सक्रियता से महागठबंधन के लोग उत्साहित हैं, तो वहीं एनडीए के नेता लालू के समाजवाद पर चुटकी ले रहे हैं। तो लोग को लगता है कि कौन ऐसा नेता देश में है जो तमाम पार्टी के नेताओं से बात करके एक ढंग का मजबूत विपक्ष बना सकता है, जिसका तमाम देश के हर क्षेत्रीय पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी बात मानती हो, इज्जत करती हो उनके विचारों का। तो उसी में लोग लालू यादव की तरफ पूरा देश देख रहा है। लालू जी अपनी महती जिम्मेदारी को निभाने का काम करेंगे। देते नहीं है, इसलिए बिल्कुल वो देश के खिलाफ सरकार काम कर रही है, देश को तोड़ने का काम कर रही है। इसलिए सभी पार्टियों को जो भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा से अलग है, उनको एक साथ मिलके सरकार बनानी चाहिए। अच्छा पहल है, कर रहे हैं तो, और निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो दिल्ली में सरकार चल रही है, यह जन विरोधी सरकार के रूप में सामने आई है। कि वैकल्पिक राजनीति का एजेंडा जो होगा, क्या उसमें डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का जो समाजवाद है, जो बुनियादी नीति है, जिसका परिवारवाद, भ्रष्टाचार, वंशवाद से कोई लेना देना नहीं है, तो जो इन मानकों पर सब राजनीति में
निकृष्टतम घृणा फैलाया हो, वैसे लोग भी समाजवाद की बात करते हैं तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की आत्मा करा होती थी। आज जनता दरबार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उस वक्त आग बबूला हो गए जब उन्हें जानकारी हुई कि 5 साल में पहले जिस कानून को बनाकर वो जनता दरबार से निश्चिंत हो गए थे, उस कानून को उनके अधिकारी भी पलीता लगा रहे हैं। देखिए क्या हुआ सीएम नीतीश कुमार के जनता दरबार में। नहीं, हम नहीं देंगे। का वही समस्या है सर, थाना पे सर हम लोग जाते हैं, कितना घर तोड़ दिया है, सरकारी जमीन में रहते हैं। जनता दरबार में फरियादी दिल खोलकर अपने मुखिया के सामने बातें रख रहे हैं। बाबुओं की बेपरवाही की कलई खोल रहे हैं। बता रहे हैं कि सरकारी बाबू जनता के प्रति कितने संजीदा हैं। जनता दरबार में मुख्यमंत्री उस वक्त आग बबूला हो गए जब उन्हें पता चला कि जिस लोक शिकायत निवारण कानून पर भरोसा कर जनता दरबार बंद कर दिया गया था, उसको अमल में लाने वाले बहरे हो चुके हैं। पालन आज तक नहीं किया गया और शेष जमीन हमारे सामने मैंने हमको धमकाया गया। लोग जरा देख लीजिए, सुनिए जरा, इधर आइए चीफ सेक्रेटरी साहब, इधर आइए, बुलाइए जरा उनको भी। अरे नहीं, राजस्व को ही नहीं, अरे इनको बुलाइए, राजस्व नहीं, इनको बुलाइए ना, गृह विभाग को बुलाइए। अरे गृह नहीं भाई, अरे इनको बुलाइए ना, नहीं, सुभानी जी को बुलाइए। अभी तो हम इनको बताएं, लेकिन देखिए अगला केस भी आ गया। देखा जा रहा है कि लोक शिकायत निवारण कानून के अंतर्गत जो हम लोगों ने प्रावधान किया, आप निरंतर देख रहे थे। होम वाले कोई बुलाइए, तो देखते ही नहीं, तो आप तो देखते थे इसमें। छोड़ दिए, बैठे ही तो आप सामान्य प्रशासन छोड़ के बैठे, छोड़ दीजिए, आप बैठिए। तो अब जो देखा गया है कि लोक शिकायत निवारण कानून के अंतर्गत जो फैसला दे दिया उसका एग्जीक्यूशन नहीं होता। फरियादियों की बातों से मुख्यमंत्री को समझने में तनिक भी देर नहीं लगी कि कैसे अधिकारी ही उनके सपनों को पलीता लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि 1.25 घंटे के भीतर ही 4-5 मामले सामने आ चुके हैं। बोलिए, हम लोग जनता के दरबार का कार्यक्रम शुरू किए तब आकर के कह रहे, हम देख लिए 5-7 लोग हमको मिल गए अभी, जो लोक शिकायत निवारण कानून के अंतर्गत एक फैसला हो गया, उसका क्रियान्वयन नहीं, खाली अंचल अधिकारी नहीं, कई जगह की बात आ गई, समझ गए ना। तो आप जल्दी से देखिएगा ना, 5-7 इशू आया, अभी तक आ गया। अभी तो थोड़े ही लोगों से मिले हैं, इसी में आ गया। मैंने आप समझ लिए कि 1.25 घंटा के अंदर 5 आ गया, तो और लोग हैं तो अभी और। सीएम नीतीश कुमार ने 2016 में जनता दरबार को इसलिए बंद कर दिया था कि लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत लोगों की समस्याएं सुलझ जाएंगी। अधिनियम बेहतर तरीके से काम कर रहा है, लेकिन जब दोबारा नीतीश कुमार ने जनता दरबार शुरू किया तो इसी अधिनियम से जुड़ी शिकायतें आ रही हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। और बात भागलपुर पुलिस की कारस्तानी की। गाड़ी की चेकिंग के दौरान कोतवाली थाने में तैनात एएसआई ने बाइक सवार को थप्पड़ जड़ दिया। यही नहीं, एएसआई ने स्कूटी सवार बुजुर्ग को भी पीटने की कोशिश की। एएसआई की कारस्तानी कैमरे में कैद हो गई, लेकिन वो अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। थप्पड़ जड़ने वाले एएसआई का कहना है कि ये लोग हेलमेट नहीं पहने हुए थे और फाइन देने में आनाकानी कर रहे थे और बहस कर रहे थे, लेकिन तस्वीर में साफ दिख रहा है कि एएसआई ने युवक को थप्पड़ जड़ा है। जबरदस्ती अथी करके अथी की है। हाँ। हेलमेट पहले बस पहले हमने लगाता है थी, पहले और पहले मेरे पास हेलमेट कैसे कर रहा है? मारे भी हमारे काहे मांग रहे हैं कि हमारे पास कुछ है ना, जब प्रूफ दिखाते हैं तो हमको मार रहे हैं। And this man has did like this. काहे? I will show you. Shoharta Bhagat, the top IAS officer, is sitting 3 hours every day with me, Baka. Mr. Gupta जी, क्यों आपके साथ ऐसा क्यों किया गया? सिर्फ हेलमेट नहीं है, मारपीट नहीं करते मारे हमको तो अभी मारे हैं तुरंत। अभी मारे हैं, गाड़ी पकड़ने जो गाड़ी पकड़ाया है यही छुड़वाने के लिए ये झूठ बोलता है। तुरंत मारे हैं अभी आपके सामने आदमी, वो भी उसके साथ भी कोई दुर्व्यवहार में नहीं किया हूँ।
दरभंगा के सबसे बड़े अस्पताल डीएमसीएच में स्वास्थ्य सेवा बदहाल है। मरीजों को बेड नहीं मिल रही और जमीन पर उनका इलाज हो रहा है। वहीं अस्पताल आने वाले मरीजों को एम्बुलेंस भी नहीं मिल रही। इमरजेंसी वार्ड में कई मरीज फर्श पर लेटे हैं। अस्पताल अधीक्षक ने दबी जुबान में माना कि इमरजेंसी में जगह कम है, लेकिन जल्द ही व्यवस्था हो जाएगी। कोई व्यवस्था नहीं है बेड का, तो क्या करें? पता नीचे रखो। क्या बोला नीचे रखो? लोग बोलता है। सीसीडब्ल्यू जो हमारा था पुराने सर्जिकल बिल्डिंग में लगभग 60 बेड का था, उसको पुराना जर्जर था, इसके चलते उसको हटा दिया गया। तो इसीलिए वैकल्पिक व्यवस्था हम लोग कर लिए हैं 30 बेड का, थोड़ा सा कम पड़ रहा है। और वैशाली में बाया नदी का कहर बढ़ता जा रहा है। नए इलाकों में नदी का पानी बढ़ने से परेशानी बढ़ गई है। हजारों लोग पानी में घिरे हैं और सैकड़ों एकड़ में लगी फसल डूब गई है। हर साल की तरह इस बार भी बिहार बाढ़ की मार झेल रहा है। राज्य के कई जिलों में नदियां उफान पर हैं। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधुबनी और सीमांचल के कई जिले बाढ़ की पानी की चपेट में हैं। पानी की तेज धार खेत खलिहान को पार कर घरों में दस्तक दे चुकी है। वैशाली में भी बाढ़ का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। बाया नदी का बांध टूट जाने से कई गांव में पानी घुसना शुरू हो गया है। पहले भगवानपुर प्रखंड के गोढ़िया चमन में स्विच गेट के पास बांध टूट गया। बाया नदी का कहर बढ़ता ही जा रहा है। इस इलाके के तकरीबन 10,000 घर पानी में डूब गए हैं। साथ ही सैकड़ों एकड़ में लगी फसल भी डूब गई है। पानी की वजह से लोगों को सुरक्षित जगहों की ओर पलायन करना पड़ा है। सरकार की तरफ से कोई नहीं आया है। सब पन्नी कुन्नी सब अपने से अपने करते तो सरकार का। वैशाली में अगर इसी तरह के हालात रहे तो अगले कुछ समय में और कई नए इलाके पानी में डूब चुके होंगे। बक्सर में 2 लड़कियों ने पुल से गंगा में छलांग लगा दी। हालांकि सूचना मिलने के बाद पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से दोनों लड़कियों को बाहर निकाला और दोनों को तत्काल सदर अस्पताल ले गई। एक लड़की को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया, जबकि दूसरी लड़की की हालत नाजुक है। बताया जा रहा है कि लड़कियां हाथ बांधकर गंगा में कूदी थीं। लड़कियां पूजा करने के बहाने ऑटो से बक्सर पहुंची थीं। बक्सर पहुंचकर दोनों ने अपना हाथ बांधा और सेतु से गंगा नदी में छलांग लगा दी। पुलिस जांच कर रही है कि लड़कियों ने ऐसा क्यों कदम उठाया। गंगा नदी में डूबने से मतलब हुआ है। हाँ, तो एक पेशेंट का डेथ हो गया, ब्रॉड डेथ, और एक पेशेंट का ट्रीटमेंट हम लोग दे रहे हैं। सीतामढ़ी में कोरोना वैक्सीनेशन कैंप के दौरान जिला प्रशासन की खूब लापरवाही दिख रही है। हालात ये हैं कि वैक्सीनेशन कैंप में कोविड गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। लोग ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, ना ही मास्क लगा रहे हैं। और कुछ नजारा मेरे पीछे जो विजुअल तस्वीरें जो चल रही हैं उसमें दिख रहा है। सीतामढ़ी में कोरोना वैक्सीनेशन कैंप के दौरान जिला प्रशासन की लापरवाही दिखी। वैक्सीनेशन सेंटर पर कोविड गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि सेंटर के बाहर लोगों की खचाखच भीड़ नजर आ रही है। लोगों ने तो मास्क पहनना भी जरूरी नहीं समझा। ऐसे में ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि लोगों की ये लापरवाही कोरोना की तीसरी लहर को खुलेआम न्योता दे रही है। आपको बता दें कि सीतामढ़ी जिले में अब तक 6,18,000 से अधिक लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। पहली बार यहाँ लगा जी? नहीं, लेके चौथी बार हुई। लेकिन पहले आती थी 50 वैक्सीन, 40 वैक्सीन, तो जो आती है गाँव संख्या ज्यादा है। नरौली पंचायत का 7-8 गाँव का संख्या है, इसमें तो उस हिसाब से आएगी वैक्सीन तब न होगी। आप लोग जागरूक हुए हैं कि हमको वैक्सीन लेना चाहिए। पहले डरते थे लोग, सरकार जागरूक किए हैं जागरूक, लेकिन उसके अनुकूल यहाँ वैक्सीन होना चाहिए। जैसे अभी 500 वैक्सीन भी आती तो यहाँ कम पड़ता, लेकिन ऐसा कोई व्यवस्था है नहीं। खगड़िया के बाढ़ प्रभावित इलाके में टीका वाली नाव को रवाना किया गया। स्वास्थ्य कर्मचारी नाव से बाढ़ प्रभावित इलाकों में जाकर लोगों को कोरोना का टीका देंगे और साथ ही ये नाव एम्बुलेंस का काम करेगी। टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए खगड़िया के बाढ़ग्रस्त इलाके में स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन ने 100% टीकाकरण के लिए टीका वाली नाव को रवाना किया। डीएम आलोक रंजन घोष ने इस नाव को हरी झंडी दिखाई। कोरोना के टीके के साथ साथ इस नाव पर प्राथमिक उपचार के लिए सभी किट रखे हुए हैं।
नौका को सुसज्जित तरीके से बनाया गया है। इसके साथ ही नौका पर सभी स्वास्थ्य कर्मियों को लाइफ जैकेट भी दिया गया है। डीएम ने बताया कि कई जगह सिर्फ नाव से ही पहुंचा जा सकता है, ऐसे में इस नाव से काफी मदद मिलेगी। ये नौका एम्बुलेंस का भी काम करेगी और आवश्यकता पड़ने पर मरीजों को अस्पताल तक पहुंचाने में भी सहायता करेगी। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या एक बार फिर से रफ्तार पकड़ने लगी है। ऐसे में प्रशासनिक तैयारियां जोरों पर दिख रही है। इसके साथ ही बिहार में बाढ़ का भी कहर जारी है। इस दोहरी आपदा से लड़ने के लिए जिला प्रशासन तैयारियों में जुटा है। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।